Hi everyone, welcome back to my channel Literature and Literature. हम एलिज़ाबेथन एज पढ़ रहे हैं। फिलिप सिडनी के बारे में आज पढ़ेंगे। ये 12th राइटर हैं। इससे पहले 11 राइटर्स हम एलिज़ाबेथन एज में पढ़ चुके हैं। उससे पहले एक एलिज़ाबेथन एज के फीचर्स की भी क्लास मतलब लेक्चर मैंने दिया हुआ है, तो आप पहले प्लीज़ वो देख लो। उसके बाद आप यहाँ आना और क्योंकि क्रोनोलॉजी में चल रहे हैं डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, तो अगर आप क्रोनोलॉजी में चलोगे तो फ़ायदेमंद रहेगा। क्यों क्रोनोलॉजी में चलना ज़रूरी है और ये सारी बातें मैंने बहुत डिटेल में बहुत बार डिस्कस करी हैं। आप मेरे हाउ टू मेक नोट्स वाली वीडियो में जा सकते हो, वहाँ पे देख सकते हो कि क्रोनोलॉजी इंपॉर्टेंट क्यों है। स्ट्रैटेजी वीडियोज़ मैंने डाली हुई हैं, वहाँ पर आप देख सकते हो। तो अब हम चलते हैं, फिलिप सिडनी के बारे में पढ़ते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट राइटर है। चलो, ये डेट्स हैं, देख लेना। ये भी डेट्स हैं पर ये याद नहीं करनी है, सिर्फ बेसिक आइडिया के लिए रखी हुई है मैंने यहाँ पे। अच्छा, फिलिप सिडनी के ना सारे ही वर्क्स ना पॉस्थ्यूमसली पब्लिश्ड है। पॉस्थ्यूमसली क्या होता है? जब कोई इंसान इस दुनिया में नहीं रहता तो उसके बाद उनके वर्क्स पब्लिश किए जाते हैं, तो उसे पॉस्थ्यूमसली कहते हैं। ठीक है, ओके। सो फिलिप सिडनी का जो फर्स्ट वर्क है जो आपको याद रखना है, ये इनमें फर्स्ट सेकेंड कुछ नहीं, क्योंकि सारे ही डेट्स ना दिए नहीं गए हैं ढंग से, क्योंकि ये पॉस्ट्यूमसली पब्लिश्ड है। अगर टाइमली पब्लिश हुए होते एक के बाद एक तो हमारे पास डेट्स होती, क्योंकि पॉस्ट्यूमसली पब्लिश्ड हैं तो इनकी जो डेट्स हैं वो भी थोड़ी आगे पीछे हैं। सो इसमें डेट्स बिल्कुल भी, क्रोनोलॉजी भी इनफैक्ट मैटर नहीं करती फॉर फिलिप सिडनी। तो पहले इनका वर्क है द लेडी ऑफ मे। ये एक 1 एक्ट मास्क है। नाउ मास्क का क्या मतलब होता है? मास्क इज़ नथिंग बट अ प्ले, लेकिन ये प्ले जो होता है वो रॉयल्टी के लिए होता है। किसके लिए होता है? रॉयल्टी, मतलब कोर्ट में प्रेजेंट होगा, किंग क्वीन के सामने प्रेजेंट होगा, वो उसे कहते हैं मास्क। ठीक है, एक एक्ट है इसमें, द लेडी ऑफ मे। फिर आ जाते हैं हम, एक तो पता नहीं इन्होंने ये रेड रेड क्या लगाना शुरू कर दिया है। मैंने इतनी कोशिश की इसको हटाने की पर ये नहीं हट रहा है, क्या कर सकती हूँ मैं। एनीवे, सो देन कम्स एस्ट्रोफेल एंड स्टेला। ये एक इम्पॉर्टेंट वर्क है, आपको इसका नाम तो आना ही चाहिए, याद रखो। दूसरा इसमें बहुत इंटरेस्टिंग सा ये फैक्ट है, एस्ट्रोफेल। ये जो वर्ड है ना फेल, ये फिल, PHIL, ये आप काफ़ी देखोगे आगे भी। तो ये याद कर लो आज कि जब भी फिल आ जाए मतलब लवर, कुछ भी किसी भी चीज़ के आगे फिल लगाओ मतलब उस चीज़ का लवर। अगर आपको याद हो, ये वर्क पढ़ा था हमने, किसने बताया, किसने लिखा है ये वर्क? ये आपको याद होना चाहिए, पर चलो मैं बता रही हूँ। ये अगर आपको याद नहीं है इसका मतलब आपने रिवीजन नहीं किया है, फिर कोई फ़ायदा नहीं है ये पढ़ने का। आप पहले ये याद करो। तो टॉक्सोफिलिस में भी फिल था ना, लवर ऑफ द बो, याद है? तो इसमें भी देखो फेल है, डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड फिल विच मीन्स लवर। लवर ऑफ व्हाट? स्टार, एस्टर, एस्ट्रो। आपने एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी क्या होता है? वो हमारी कुंडली वाला होता है ना, उसमें स्टार्स ही तो होते हैं, वो प्लैनेट्स होते हैं ना। स्टार मतलब इन द सेंस हमें तो प्लैनेट्स बोलते हैं, बट इट्स लाइक जब आप इंग्लिश में बात करते हो तो क्या बोलते हो? हमारे स्टार्स, वो वाली नॉवल का नाम सुना है, फॉल्ट इन आवर स्टार्स। तो वो बेसिकली किस्मत, जो हमारे यहाँ प्लैनेट्स बोलते हैं इंडिया में। तो एस्ट्रोलॉजी मतलब स्टार्स। एस्ट्रोलॉजी अपने आप में भी, एस्ट्रोलॉजी नहीं, एस्ट्रोनॉमी, वो तो एक्चुअली स्टडी ऑफ स्टार्स हो गई, है ना। तो वहाँ से है स्टार, और फेल हो गया लवर। ठीक है, तो एस्ट्रोफेल मतलब स्टार लवर, और स्टेला है स्टार। अब आप बोलोगे कि अभी तो आपने बताया कि एस्ट्रो का मतलब स्टार होता है, और अब आप बोल रहे हो स्टेला का मतलब स्टार होता है। ऐसा है कि जो एस्ट्रो है ना, ये लैटिन में है, ओ सॉरी, ये ग्रीक में है। ठीक है, और जो स्टेला है ये लैटिन में है, स्टार के लिए दोनों वर्ड्स। ठीक है, तो स्टेला बेसिकली इस वर्क में आपके जो बिलवेड है, जो लड़की है वो है, और एस्ट्रोफल है जो फिलिप सिडनी खुद कहा जाता है कि फिलिप सिडनी खुद हैं, उन्होंने लिखी है ये स्टेला के लिए। नाउ लाइक स्टार लवर एंड दिस इज़ द स्टार। नाउ स्टेला इज़ लाइक रियल लाइफ में ये लड़की थी, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बस ये याद रख लो, पेनीलोप, लेडी पेनीलोप। तो इन दोनों की शादी होनी थी, सिडनी और पेनीलोप की, बट फॉर सम रीज़न वो नहीं हो पाई, एंड शी मैरिड अ डिफरेंट पर्सन। तो फिर उन्होंने ये लिखा है एस्ट्रोफेल इन स्टेला। ठीक है,
फिर आ जाओ आप एन अपॉलजी फॉर पोइट्री। ये वर्क बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अपॉलजी फॉर पोइट्री में पहली चीज़ जो आपको समझ में आनी चाहिए वो ये है कि अपॉलजी का क्या मतलब है। अपॉलजी क्या होता है, माफ़ी नहीं मतलब है इसका। यहाँ पे जो अपॉलजी आज का पहला शब्द जो आपके दिमाग में आएगा वो यही आएगा, माफ़ी मांग रहे हैं किसी से, नहीं, डिफेंस। और ये जैसे ना मैं काफ़ी फोकस करती हूँ इस बात पे कि आपको टाइटल समझ में आना चाहिए, उसका मीनिंग समझ में आना चाहिए। अब एक साल पता है क्या क्वेश्चन आया था, मैच द फॉलोइंग आया था, उसमें बोला था कि अपॉलजी का मतलब बताओ। और अगर आपने एक भी बार कोई टाइटल ढंग से पढ़ा होता है, ये अपॉलजी सिर्फ इन्होंने नहीं लिखी, काफ़ी लोग लिखेंगे अभी अपॉलजीज़। तो अगर आपने एक भी टाइटल का मतलब समझा होता कि अपॉलजी का क्या मतलब होता है, तो आपको पता होता कि अपॉलजी होता है किसी चीज़ को डिफेंड करना। ठीक है, सो अपॉलजी मीन्स डिफेंस। सो अपॉलजी फॉर पोइट्री, अ डिफेंस ऑफ पोइजी। अच्छा, डिफेंड कर रहे हैं पोइट्री को, इसका मतलब किसी ने कुछ लिखा होगा पोइट्री के बारे में तभी ये डिफेंड कर रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल लिखा है। स्टीफन गॉसन, द स्कूल ऑफ अब्यूज़। स्टीफन गॉसन ने बोला कि जो पोइट्री है ना बेसिकली ये स्कूल ऑफ अब्यूज़ है, मदर ऑफ लाइज है एंड नर्स ऑफ अब्यूज़ है। ठीक है, सो ही वॉज वेरी मच अगेंस्ट पोइट्री। लेकिन डिफेंस ऑफ पोइजी में फिलिप सिडनी ने बोला है कि नहीं, पोएट तो झूठ बोल ही नहीं सकता, क्योंकि पोएट ने बोला कब कि वो सच बोल रहा है। पोएट कैन नॉट लाई बिकॉज ही इज़ नॉट क्लेमिंग टू टेल द ट्रूथ, राइट। तो ये उनका डिफेंस था अगेंस्ट व्हाट स्टीफन गॉसन हैड सेड इन द स्कूल ऑफ अब्यूज़। ठीक है, उसके बाद इसमें ना कुछ फैक्ट्स हैं जो पूछे गए हैं, तो आपको ये आने चाहिए। अच्छा, ये मत सोचना कभी कि ये पूछ लिया गया है तो ये फिर से नहीं आएगा, ये कॉन्सेप्ट नहीं चलता है। जो पूछ लिया गया है ना, अगर आपको वो भी आता है ना, तो बहुत चांस रहता है पेपर में कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन भी आया जो आपको लिए नया है, अननोन है, आप उसको सॉल्व कर पाएंगे बेस्ड ऑन योर प्रीवियस नॉलेज। तो ये चीज़ कंपेटिटिव एग्जाम्स में बहुत रहती है, इसको याद रखना। तो जो चीज़ आई है वो आपको आनी चाहिए। आधी जनता तो यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेगी ही नहीं। ठीक है, सो आपका जो एज आएगा ना वो इसी बात से आएगा कि प्रीवियस ईयर्स में जो है वो आपको आना चाहिए। ठीक है, इन्होंने इस वर्क में बोला है हीरोइकल और एपिक पोइट्री, सॉरी, हीरोइकल या फिर एपिक पोइट्री है, इट्स द बेस्ट एंड द मोस्ट अकम्पलिश्ड काइंड ऑफ पोइट्री। सो बेसिकली इनकी फेवरेट क्या थी, हीरोइकल या एपिक पोइट्री। ठीक है, एपिक पता है ना, हीरोइकल तो चलो मतलब ही समझ आ रहा है, एपिक पता है ना, जैसे हमारी रामायण महाभारत ये एपिक्स हैं, राइट। तो आप उससे रिलेट कर सकते हो कि एपिक पोइट्री क्या होती होगी। ठीक है, ओके। इन्होंने ये भी बोला था कि जो बाइबल के साम्स हैं वो भी पोइट्री है, और उसका डिफेंस में उन्होंने ये बोला था कि एक तो वो मीटर में लिखी हुई हैं। ठीक है, मीटर है इसीलिए वो कहते हैं कि वो पोइट्री का फॉर्म है। दूसरा वो कहते हैं कि उसमें इमेजरी का यूज़ है और पर्सोनिफिकेशन का यूज़ है। सो ये कहते हैं इस कारणों की वजह से ये पोइट्री है। अब आप बोलोगे क्या रैंडम सा फैक्ट उठा के बता रही हूँ मैं, है ना। अब देखो पूरी किताब तो आप नहीं पढ़ सकते, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, पर आप नहीं पढ़ सकते, टाइम की कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, राइट। ये पूछा गया है, आपको आना चाहिए। और नहीं तो हो सकता है अगली बार कुछ ऐसा स्टेटमेंट दे दें कि फिलिप सिडनी said in a defense of poetry that biblical psalms are not poetry। बेदिया सवाल, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप नहीं कर पाओगे उसको सॉल्व। लेकिन अगर आपको पता है कि उन्होंने इनफैक्ट एडवोकेट किया है, डिफेंड किया है इन बेसिस पे, तो आप आंसर कर लोगे ना। दैट इज़ वाई इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू नो अबाउट व्हाट वाज आस्क्ड प्रीवियसली, राइट। ओके, ये है, फिर ये भी एक कोटेशन है इस वक्त में से। इट सेज नेचर नेवर सेट फोर्थ द अर्थ इन एज रिच अ टेपेस्ट्री एज डाइवर्स पोएट्स हैव डन। ठीक है, इन्होंने दो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं इंग्लिश पोइट्री में, बेस्ट एग्जाम्पल्स जो हैं इनके हिसाब से। दैट इज़ द मिरर ऑफ मैजिस्ट्रेट्स। ये आपको आना चाहिए, अभी तक याद हो जाना चाहिए कि मिरर ऑफ मैजिस्ट्रेट्स किसने लिखा है। एंड द शेपर्ड्स कैलेंडर, ये भी आपको याद होना चाहिए अभी तक। द शेपर्ड्स कैलेंडर किसने लिखा है, पॉज कर लेना वीडियो, उसके पहले सोचो, नहीं आएगा तब देखना वीडियो। ये लिखा है द वेरी फेमस एडमंड स्पेंसर। और मिरर ऑफ मैजिस्ट्रेट्स ये किसने लिखा है, आई गिव यू अ हिंट, ही ऑल्सो रोड द फर्स्ट ट्रेजिडी इन इंग्लिश लिटरेचर। मैं आंसर नहीं बता रही, उन्होंने फर्स्ट ट्रेजिडी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर लिखी हुई है। तो आपको ये आना चाहिए, मिरर ऑफ मैजिस्ट्रेट्स। ये भी बता सकती हूँ कि इट इज़ द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ द फॉल ऑफ प्रिंसेस। ये सारी बातें मैंने करी हुई हैं, और अगर आपको अभी याद नहीं है तो आपको रिविजन की ज़रूरत है, और मेरे से बताए बिना रहा जाएगा नहीं, तो मैं बता देती हूँ, इट्स थॉमस सैकविल।
ठीक है, क्योंकि आपको फिर फालतू में ढूंढना पड़ेगा। वैसे तो ढूंढने की आदत होनी ही चाहिए, उससे ज़्यादा याद रहता है, पर चलो आपका काम आसान कर दिया फ़िलहाल। पर ये आपको याद होना चाहिए, अगर आपको नहीं याद है तो मतलब आपको रिविज़न की ज़रूरत है। ठीक है, ये एक बड़ा रीसेंट सवाल है कि फिलिप सिडनी पोएट हेटर्स को क्या टर्म देते हैं इन हिज वर्क अ डिफेंस ऑफ पोइजी। माइसो माउसोई, आई डोंट नो हाउ दिस इज प्रोनाउंस्ड, MYSOMOUSOI, माइसो माउसी। ऑलराइट, दिस इज हाउ ही टर्म्स द पोएट हेटर्स। ठीक है, उसके बाद ये बोलते हैं कि हिस्ट्री और पोइट्री में से ज़्यादा जो अच्छी चीज़ है, ज़्यादा यूज़फुल जो है वो है पोइट्री। क्योंकि पोइट्री में क्या है ना, मैन कैन सी वर्च्यू एग्जॉल्टेड एंड वाइस पनिश्ड। बेसिकली क्या, पोएटिक जस्टिस। क्या होता है पोएटिक जस्टिस, ये टर्म क्या होता है? पोएटिक जस्टिस होता है अच्छे के साथ अच्छा होना और बुरे के साथ बुरा होना। तो भाई कह रहा है वर्च्यू अच्छाई एग्जॉल्टेड एंड वाइस बुराई पनिश्ड। ठीक है, सो इट सेज दिस इज मोर यूजफुल देन हिस्ट्री। ओके, देन कम्स द काउंटेस ऑफ पम्ब्रुक आर्केडिया। आई हैवंट रिटन द डेट, क्योंकि ये भी लेट 1590s में लिखी गई है, डेट एग्जैक्ट इसकी नहीं दी है। तो इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ग्लाउचेस्टर, आई एम सो सॉरी, मैं ग्लाउचेस्टर बोलती हूँ कि दैट इज़ हाउ आई रिमेंबर्ड, अदरवाइज इसे ग्लाउस्टर कहते हैं, तो ग्लाउस्टर इज़ द प्रोनाउंसिएशन। सो ग्लाउस्टर सब प्लॉट जो है किंग लियर का, वो इन्होंने द काउंटेस ऑफ पम्ब्रुक आर्केडिया से बोरो किया है और न्यू आर्केडिया से लिया है। अब आप बोलोगे क्या है न्यू आर्केडिया? एक्चुअली इन्होंने पहले ना लिखा द काउंटेस ऑफ पम्ब्रुक आर्केडिया, उसके बाद इन्होंने इसी वर्क को एक्सपैंड कर दिया। तो दो वर्जन्स बन गए, एक ओल्ड आर्केडिया जो ओरिजिनली लिखी थी और एक न्यू आर्केडिया जिसमें एडिशंस थी, जो एक्सपैंडेड वर्जन था। तो जो ग्लाउस्टर सब प्लॉट ऑफ किंग लियर है वो इसमें से लिया गया है। जब आप किंग लियर पढ़ोगे तो आपको पता रहेगा कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है और आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ से इंस्पायर हुआ है। दूसरा, सैम्यूल रिचर्डसन का वर्क है पमेला। ये इसमें जो पमेला कैरेक्टर है ये भी यहीं से उठाया गया है, द काउंटेस ऑफ पम्ब्रुक आर्केडिया। तो कल को अगर आपको कोई ये बोले कि पमेला इज़ अ कैरेक्टर इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स, तो उसमें एक ऑप्शन दिया हो द काउंटेस ऑफ पम्ब्रुक आर्केडिया, दूसरा दिया हो पमेला सैम्यूल रिचर्डसन का। चलो पमेला तो पता चल ही रहा है कि इसमें तो होगी, और द काउंटेस ऑफ पम्ब्रुक आर्केडिया आपको याद होना चाहिए। ठीक है, फिर उन्होंने लिखा है 1599 में द सिडनी साम्स। अब आप ये याद रख सकते हो कि देखो इन्होंने यहाँ पे, कहाँ गया, यहाँ डिफेंड किया था कि ये पोइट्री है, तो मतलब ये इंटरेस्टेड हैं इस फील्ड में, तो इन्होंने बाद में द सिडनी साम्स भी लिखा है। ठीक है, याद रहेगा इतना। तो मैंने आपको फ़िलिप सिडनी काफ़ी डिटेल में कवर करा दिए हैं। फ़िलिप सिडनी में ना सबसे ज़्यादा जो पूछे गए हैं ना सवाल, वो यहाँ से पूछे गए हैं। सवाल चाहे पूछे ना गए हों, मतलब पूछे तो गए ही हैं, पर सवाल तो सवाल ऑप्शंस में ये इतना है ना, एन अपॉलॉजी फॉर पोएट्री, एन अपॉलॉजी फॉर पोएट्री, इतना ज़्यादा कि आपको पता है कि अपॉलॉजी फॉर पोएट्री में बेसिक क्या बात की गई है, तो एटलीस्ट आप एलिमिनेट कर सकते हो क्वेश्चन जो भी हो। आपको पता होगा कि नहीं, अपॉलॉजी फॉर पोएट्री में तो ऐसी सब बातें नहीं हैं, वो मैंने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो अपॉलॉजी फॉर पोएट्री आपको बहुत बहुत अच्छे से याद करना है। ठीक है, उसके बाद ये भी एस्ट्रोफेल एंड स्टेला, इसमें एक्चुअली ये भी पढ़ते हैं लोग कि 108 सोनेट्स हैं और 11 सॉन्ग्स हैं। ये मेरे हिसाब से उतना इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, पर अगर आपको याद करना है और आपकी मेमोरी बहुत ही तेज़ है तब आप याद कर सकते हो, अदरवाइज़ फ़िलहाल के लिए छोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके फ़िलिप सिडनी। इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ फ़िलिप सिडनी कराने थे, क्योंकि अब आगे से क्या है ना, हमने शुरू करने हैं यूनिवर्सिटी बिट्स, थोड़े से स्कैटर्ड रहेंगे। मैं सारे यूनिवर्सिटी बिट्स एक साथ नहीं कराऊंगी क्योंकि क्रोनोलॉजी के इश्यूज़ हैं, वो मैं बाद में अलग से डाल दूँगी कि हाँ ये सब यूनिवर्सिटी बिट्स हैं और ये आप याद कर लो। ठीक है, पर अभी क्या है, थोड़ा सा उनको स्कैटर्ड रखेंगे क्योंकि आई थिंक क्रोनोलॉजी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है आज की डेट में। ठीक है, तो ये रिवाइज़ कर लेना, याद कर लेना, और दैट्स अबाउट इट। आपका मन कर रहा है अगर ज़्यादा रिसर्च करने का तो अभी मत करो, स्पेस छोड़ दो, बाद में कर लेना जब सारे नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट पेपर के लिए नहीं, पेपर तो बहुत दूर है, पढ़ाई के लिए। पढ़ाई करना भी अपने आप में बहुत मुश्किल काम है यार, मतलब बहुत स्ट्रेंथ लगती है। सो do that, and I'll see you in the next video where I'll start talking about the university bits. Bye bye, take care.